अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज बायो के लेक्चर नंबर 6 में हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को फर्दर स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम आज के लेक्चर में टिश्यू लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atom. The atoms are actually made up of many subatomic particles. The most stable subatomic particles are electron, proton and neutron. Out of the 92 kinds of the element that occur in nature, 16 are called bioelements. These take part in making the body mass of a living organism. Out of these bioelements, only 6 make 99% of the total mass. Other 10 collectively make 1% of the total mass. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं तो एटम्स बनाते हैं, और सेम काइंड ऑफ एटम्स जब इकट्ठे हों तो हम उनको एलिमेंट का नाम देते हैं, और फिर ये एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर मैटर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि टोटल 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, यानी कि हमें नेचर से मिलते हैं और हमें इन्हें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उन 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के 99% पार्ट्स को बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अगर आप इनकी परसेंटेजेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 99% आएगा। जबकि जो बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में 1% तक मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे होकर एटम बनाते हैं। एटम्स कंबाइन होके या सेम काइंड के एटम्स को हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं, और एलिमेंट्स जो हैं वो मैटर बनाते हैं। टोटल 92 एलिमेंट्स नेचुरल अकरिंग हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। ये बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आगे स्टडी करते हैं। हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म, बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, rather they combine through ionic or covalent bonding. The stable particle formed by such bonding is called as molecule or biomolecule. An organism is formed by enormous number of molecules of hundreds of different types. These molecules are the building material and are themselves constructed in a great variety, complexity due to specific bonding arrangements. Biomolecules are classified as micromolecules and macromolecules. Micromolecules are with low molecular weight, e.g. glucose, water, etc. and macromolecules are with high molecular weight, e.g. starch, protein, lipids, etc. तो स्टूडेंट्स, जब ये बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स में एक दूसरे के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। हमारी बॉडी में थाउजेंड्स और मोर देन थाउजेंड्स जो है ना वो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स बॉडी में पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को मेजरली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट जो है वो कम होगा, हम उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज, वाटर वगैरह। जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनका वेट ज़्यादा होगा, मिसाल के तौर पे स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये हमारी बॉडी में हज़ारों की तादाद में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनल और सेल लेवल। Biomolecules assemble in a particular way and form organelle. The organelles are actually subcellular structure, and when they assemble together, unit of life, i.e. cells, are formed.
Each type of organelle is specialized to perform a specific function. For example, mitochondria are specialized for cellular respiration and ribosomes are specialized for protein synthesis. In this way, functions of the cell are accomplished by these specialized structure. It is an example of the division of labor within cell. In case of prokaryotes and most protists, the entire organism consists of a single cell. In case of most fungi, animal and plant, the organism consists of up to trillions of cell. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जब बायोमोलिक्यूल एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनल्स बनाते हैं। और ऑर्गेनल क्या है? सेल के छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर। जब ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर एक झिल्ली में आके बंद हो जाते हैं तो हम उसको सेल का नाम देते हैं। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि सेल में ऑर्गेनल्स अपना अपना काम करते हैं और ओवरऑल जो उनके काम को इकट्ठे करके हम सेल के काम का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन करता है और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन हम ओवरऑल इनको सेल के काम में कंसीडर करते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में हज़ारों सेल पाए जाते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी की इकाई है, बुनियाद है। आइए कुछ ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं। हमारे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, और भी बहुत सारे। ये सारे एक सेल के दरमियान जो हैं वो मौजूद होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक सेल में मौजूद हैं और सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट और लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास टिश्यू लेवल। In multicellular organisms, similar cells are organized into groups called tissues. We can define tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. Each cell in a tissue carries on its own life processes, but it also carries on some special processes related to the function of the tissue. There are different types of plant tissues, e.g. epidermal ground tissues. Animal tissues are also of different types, e.g. nervous tissues or muscular tissues. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऐसे जानदार जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हो, इनमें ये सेल्स जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू में भी बिल्कुल इसी तरह सेल्स अपना अपना काम भी करते हैं और हम उसको ओवरऑल जो है वो टिश्यू के काम का नाम भी दे देते हैं। हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि अगर प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें परमानेंट टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, वगैरह वगैरह। और एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं और नर्वस टिश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स असेंबल हुए तो एटम बना। सेम काइंड ऑफ एटम्स को हमने एलिमेंट का नाम दिया। एलिमेंट्स असेंबल हुए तो हमारे पास मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल्स जब असेंबल हुए तो ऑर्गेनल, और ऑर्गेनल के असेंबल होने से सेल बना। और सेल्स जब एक जगह पे कंबाइन हुए यानी असेंबल हुए तो हमारे पास टिश्यूज़ बने। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी बुक पर मार्क भी कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।